वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में स्टडी करेंगे। इन मानव में गुणसूत्रों में कौन कौन सी विकृतियां होती हैं उस बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि गुणसूत्र क्या होता है, किसे कहते हैं और गुणसूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आज की क्लास में हम गुणसूत्र के बारे में देखेंगे। सबसे पहले गुणसूत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होगा, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से बनता है, उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए कि मनुष्य सहित सभी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, उनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए होगा, ये डीएनए होता है, ये आपको ध्यान रखना है किससे मिलकर के बना होता है। तो आपको ध्यान रखना है डीएनए होता है वह न्यूक्लियोपेप्टाइड से मिलकर के बना होता है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड होता है उसका निर्माण किससे होगा, तो आपको ध्यान रखना, एक तो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और नाइट्रोजनी क्षारक के साथ में आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है फॉस्फेट समूह होता है और फॉस्फेट समूह के अतिरिक्त पेंटोज शर्करा होती है। 5 कार्बन की शर्करा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेंटोज शर्करा। इन तीनों के मिलने के फलस्वरूप किसका निर्माण, न्यूक्लियोटाइड का। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से किसका निर्माण होगा, डीएनए का निर्माण होगा। ये डीएनए है वह आपको क्या ध्यान रखना है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ेगा। कौन से प्रोटीन के साथ में, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ता है। और साथ में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, वे भी इसके साथ में जुड़ते हैं। हिस्टोन प्रोटीन और साथ में किसके साथ जुड़ेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ेगा। और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ करके और किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करेंगे। और ये न्यूक्लियोसोम बनते हैं, ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर के एक धागेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम क्रोमेटिन धागे कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रोमेटिन धागे कहा जाता है या क्रोमेटिन कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्रोमेटिड या क्रोमेटिन धागे बनते हैं। और ये क्रोमेटिड बनते हैं या क्रोमेटिन धागे बनते हैं, यही धागे आगे जाकर के जब कोशिका विभाजन होगा तो उस कोशिका विभाजन में क्या होंगे, संघनित होंगे। कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका विभाजन में आप ध्यान दीजिए कि डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, कोशिका विभाजन आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा है कि कोशिका विभाजन में 2 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। एक तो कौन सी अवस्था होती है, अंतरावस्था होती है या इंटरफेज होती है। और अंतरावस्था में हमने 3 फेज देखी है, कौन सी होती है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इसमें से S फेज के अंदर डीएनए का संश्लेषण होता, नए डीएनए बनते हैं। अब बनने के बाद में आप ध्यान दीजिए कि M फेज आती है और M फेज के अंदर प्रथम अवस्था होती है, वो कौन सी होती है, तो आपको जानता है प्रोफेज होती है। और प्रोफेज अवस्था होगी, उस प्रोफेज अवस्था के अंतिम समय में जो क्रोमेटिन धागे ये संघनित होंगे। क्रोमेटिन धागे क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे और संघनित होकर किसका निर्माण करेंगे, गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो क्रोमेटिन धागे होंगे वे कोशिका विभाजन के समय क्या होते हैं, संघनित होते हैं और संघनित होकर के क्या करते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। तो गुणसूत्रों की हमें परिभाषा क्या ध्यान रखनी है कि कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे, ध्यान दीजिए क्रोमेटिन धागे किससे बनते हैं, हमने डिटेल से देख लिया है। क्रोमेटिन धागे संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, संघनित होकर के और किसका निर्माण करते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों का निर्माण है वो किससे होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है वो क्रोमेटिन धागे के संघनन से होता है। क्रोमेटिन धागे किससे बनते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं वो आपस में जुड़ करके बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम का निर्माण किससे होता है, डीएनए के साथ में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये मिलकर के और डीएनए न्यूक्लियोसोम का निर्माण करेंगे। डीएनए किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट समूह और पेंटोज शर्करा होती है। ये सारी हमें चीजें ध्यान रखनी है। अब ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है स्वतः जनन में सक्षम होते हैं, स्वतः जनन में सक्षम होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। स्वतः जनन में सक्षम होते हैं
तथा आप ध्यान दीजिए तो ये गुणसूत्र होते हैं, इनके द्वारा जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वह जनकों से संतति में पहुंचते हैं, तथा आनुवंशिक लक्षण होते हैं वे आनुवंशिक लक्षण होंगे वह जनक से संतति में पहुंचते हैं। इनके द्वारा आनुवंशिक लक्षण होंगे वे जनक से कहाँ पहुंचते हैं, जनक से संतति में पहुंचते हैं, अर्थात ये संतति में पहुंचते हैं। अर्थात आपको क्या ध्यान रखना है, ये आनुवंशिकता के क्या होते हैं, वाहक होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। हमने पिछले चैप्टर में भी मंडल के नियमों में पढ़ा था कि गुणसूत्र होते हैं उसी पर क्या उपस्थित, कारक या जीन उपस्थित होते हैं, और कारक या जीन होते हैं उन्हीं के द्वारा लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता था, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो गुणसूत्र होंगे ये स्वतः जनन में सक्षम होते हैं, तथा इन्हीं के द्वारा आनुवंशिक लक्षण होते हैं वे जनक से संतति में पहुंचते हैं। तो जनक से संतति में लक्षणों का संचरण होता है वह किसके माध्यम से होता है, गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। अब ध्यान दीजिए, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम आपने ध्यान रखना है हाफ मिस्टर, आधे मिस्टर। आधे मिस्टर मतलब इन्होंने आधा काम किया। क्या आधा काम किया, हमें ध्यान रखना है। तो इन्होंने सर्वप्रथम गुणसूत्रों को देखा था, इन्होंने गुणसूत्रों को खोजा नहीं, इन्होंने सर्वप्रथम गुणसूत्रों को देखा था। तो इन्होंने एक पादप है ट्रेडिस्केंसिया, इन्होंने ट्रेडिस्केंसिया पादप के पराग मात्र कोशिका जो कि लघु बीजाणुधानी के अंदर बनती है, पराग मात्र कोशिका में देखा। तो इन्होंने आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रेडिस्केंसिया के पादप के पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्रों को सर्वप्रथम देखा था। सर्वप्रथम गुणसूत्रों को देखा था वो किसने देखा था, हाफ मिस्टर ने देखा था, ये हमें ध्यान रखना है। और हाफ मिस्टर ने गुणसूत्रों कहाँ पर देखा था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रेडिस्केंसिया पादप के पराग मात्र कोशिका में देखा था। पोलन मदर सेल्स में इनके द्वारा देखा गया था, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक का हमें ध्यान रखना है, स्टार्चबर्गर। एक वैज्ञानिक का नाम था स्टार्चबर्गर, और स्टार्चबर्गर ने गुणसूत्रों की सर्वप्रथम खोज की एवं इनका विस्तृत अध्ययन किया। गुणसूत्र की सर्वप्रथम खोज की थी वह किसके द्वारा की गई, सर्वप्रथम खोज एवं वर्णन किया गया वह किसके द्वारा किया गया, स्टार्चबर्गर द्वारा किया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, गुणसूत्रों की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, स्टार्चबर्गर को दिया जाता है, और इन्होंने ही इसके बारे में वर्णन प्रस्तुत किया था, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक का नाम हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है वाल्डियर। कौन सा वैज्ञानिक हमें ध्यान रखना है, वाल्डियर ने गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम दिया, तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम है वह किसके द्वारा दिया गया, क्रोमोसोम नाम दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम किसके द्वारा दिया गया, वाल्डियर के द्वारा दिया गया था। तो वाल्डियर ने गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम दिया था। फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक नाम और ध्यान रखना है, सटन एवं बावेरी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, या आनुवंशिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सटन एवं बावेरी ने 1902-1903 में इन्होंने गुणसूत्रों का अध्ययन किया, तथा आपको ध्यान रखना है इन्होंने गुणसूत्रों का अध्ययन करके एक परिकल्पना दी जिसे हम गुणसूत्रीय परिकल्पना कहते हैं। तो गुणसूत्रीय सिद्धांत या गुणसूत्रीय परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, आपको ये सवाल बन सकता है कि गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो सटन एवं बावेरी द्वारा दिया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत है वह सटन एवं बावेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों के जो निर्धारण कारक होते हैं जीन, वे जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, और जो है लक्षणों का निर्धारण होगा वो भी इन जीनों के द्वारा होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सटन एवं बावेरी द्वारा दिया गया। इनके अनुसार जो लक्षण होते हैं उन आनुवंशिक लक्षणों के जीन गुणसूत्रों पर व्यवस्थित होते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, इस प्रकार से ये गुणसूत्र है उसी गुणसूत्र के जोड़े के रूप में उपस्थित होता है, और इन जोड़ों पर विभिन्न प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या अलग अलग गुणसूत्रों पर भिन्न भिन्न होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जीन का मतलब क्या होता है,
डीएनए के गुणसूत्र का वह खंड जो किसी एक लक्षण विशेष को निर्धारित करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना जीन कहते हैं। या डीएनए का वह खंड जो किसी एक लक्षण को निरूपित करता है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। तो जीन और जीन के द्वारा लक्षणों का किस प्रकार से व्यवहार होता है या किस प्रकार से आनुवंशिक लक्षणों का संतति में स्थानांतरण होता है उस बारे में बताया था। वह किसने, सटन और वावेरी ने, अर्थात इन्होंने इनके बारे में गुणसूत्रीय परिकल्पना स्पष्ट की थी, ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो गुणसूत्रों के हमें प्रकार ध्यान रखते हैं। तो ध्यान दीजिए गुणसूत्रों के प्रकार, देखो आकृति के आधार पर नहीं देख रहे हम, जीवों विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं उनमें उपस्थित गुणसूत्र आधार पर हम गुणसूत्रों के प्रकार देखेंगे। तो गुणसूत्रों के प्रकार हमें ध्यान रखने हैं। और गुणसूत्र जीव विभिन्न प्रकार के जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और इनके आधार पर गुणसूत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है गुणसूत्र होते हैं वो वायरसों में उपस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायरल गुणसूत्र या वायरस गुणसूत्र कहा जाता है। तो पहले कौन से गुणसूत्र हमें ध्यान रखना है, वायरल गुणसूत्र। दूसरे आपको ध्यान रखना है जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के गुणसूत्रों में प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कहा जाता है। वायरस गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र एवं यूकैरियोटिक गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों को विभिन्न प्रकार के जीवों में उपस्थिति के आधार पर, देखो अलग अलग आकृति के आधार पर अलग वर्गीकरण किया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। गुणसूत्रों को जीवों में उपस्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, वायरल गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र और तीसरे कौन से ध्यान रखने हैं, यूकैरियोटिक गुणसूत्र। तो गुणसूत्र 3 प्रकार के होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से हो जाएंगे, वायरल गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वायरस एवं जीवाणु भोजी में इस प्रकार के उपस्थित होते हैं। वायरस एवं जीवाणु भोजी में, वायरस एवं जीवाणु भोजी होते हैं वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं। उनमें कैसे गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, वायरल गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, ये हमें ध्यान रखते हैं। वायरल गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्र किससे बने होते हैं, डीएनए या आरएनए से बने होते हैं, दोनों एक साथ कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये किससे बने होते हैं, डीएनए या आरएनए से बने होते हैं, दोनों एक साथ कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं। या तो डीएनए होगा या क्या होगा उसमें आरएनए उपस्थित होता है, तो ये डीएनए या आरएनए से बने होते हैं। देखो अधिकांश, आप ध्यान दीजिए, अधिकांश जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में एवं टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, तंबाकू मोज़ेक वायरस, उसमें जो गुणसूत्र बने होते हैं उसमें कौन सा आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है, आरएनए उपस्थित होता है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए उपस्थित होता है, कुछ में डबल स्ट्रैंड भी होता है, रियो वायरस वगैरह हम आगे जब वायरस पढ़ेंगे उसमें डिटेल से देखेंगे। तो वायरस जब अपने पिछले साल पढ़ा था वहाँ भी हमने डिटेल से देखा था, तो ये हमें ध्यान रखना है। और आप ध्यान दीजिए जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी होते हैं, उन बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी होती है उनके अंदर क्या उपस्थित होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए उपस्थित होता है जो कि द्विरज्जु की होता है एवं आपको ध्यान रखना है रेखित या कुंडलित प्रकार का होता है। रेखित हो सकता है, लीनियर हो सकता है या कैसा हो सकता है, वर्ताकार प्रकार का होता है। तो रेखित एवं कुंडलित प्रकार का या वर्ताकार प्रकार का हो सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, रेखित या कुंडलित होता है। तो ये इस प्रकार का डीएनए होगा वह किस में देखा जाता है, बैक्टीरियोफेज के अंदर देखा जाता है। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया, वायरल गुणसूत्र। इस प्रकार के गुणसूत्र वायरस एवं जीवाणु भोजी में देखे जाते हैं। वायरसों में गुणसूत्र होते हैं वे डीएनए या आरएनए से बने होते हैं, दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। अधिकांश जंतुओं एवं तंबाकू मोज़ेक वायरस के अंदर एक रज्जु की आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं जिनसे गुणसूत्र बनते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 1 होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 1 होती है। बैक्टीरियोफेज में गुणसूत्र होते हैं उसमें द्विरज्जु के डीएनए उपस्थित होता है, ये रेखित या कुंडलित प्रकार का हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक मतलब जीवाणु में, और जीवाणुओं के अंदर भी गुणसूत्र 1 उपस्थित होता है, यानी जीवाणु में 1 गुणसूत्र होता है, ये हमें ध्यान रखना है।
जीवाणु में एक गुणसूत्र उपस्थित होगा और ये गुणसूत्र होता है, इस गुणसूत्र में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। तो जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक होती है, ये ध्यान रखना है। ये 100 या इससे अधिक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में। फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक गुणसूत्र। यूकैरियोटिक गुणसूत्र होते हैं, उनमें आप ध्यान रखना है, यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर गुणसूत्र होंगे, वे गुणसूत्र कोशिका के केंद्र के अंदर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर केंद्रक विभेदित नहीं होता है, इस कारण से केंद्रक में नहीं होगी, परंतु यूकैरियोटिक जीवों में गुणसूत्र होते हैं वह कोशिका के केंद्र के भीतर उपस्थित होते हैं। तो यूकैरियोट में गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ये गुणसूत्र डीएनए से मिलकर के बने होते हैं। डीएनए तथा स्टोन प्रोटीन एवं नॉन स्टोन प्रोटीन मिलकर के क्रोमेटिन धागों का निर्माण करते हैं। यही क्रोमेटिन धागे संघनित होकर के और गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। तो यूकैरियोट में गुणसूत्र होते हैं, वे कहाँ पर उपस्थित होते हैं? केंद्रक में उपस्थित होते हैं तथा ये डीएनए से मिलकर के बने हुए आनुवंशिक पदार्थ। यूकैरियोट में क्या होता है? डीएनए होता है और डीएनए स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करेंगे। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर के क्रोमेटिन धागे का निर्माण करेंगे, उसी गुणसूत्र बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। यूकैरियोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है वह भिन्न भिन्न होती है। सबसे कम आप ध्यान दीजिए किसमें होती है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे कम होगी वो निमेटोड में होती है। निमेटोड में होती है, ये हमें ध्यान रखना है, सबसे कम होती है। निमेटोड कौन सा? एस्केरिस। निमेटोडा का सदस्य है एस्केरिस, और एस्केरिस में इनकी संख्या होती है वह केवल कितनी होती है? गुणसूत्रों की 2 होती है। तो यूकैरियोट्स में गुणसूत्र होते हैं वो सबसे कम गुणसूत्र किसमें देखे जाते हैं? तो एस्केरिस में देखे जाते हैं। इनमें संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जबकि सबसे अधिक किसमें देखे जाते हैं? ओलोकैंथा में देखे जाते हैं। ओलोकैंथा में आप ध्यान दीजिए, ओलोकैंथा एक प्रकार का रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ है। तो ध्यान दीजिए, रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ है। और इस प्रोटोजोआ के अंदर आप ध्यान दीजिए तो गुणसूत्रों की संख्या होती है ओलोकैंथा में वह कितनी होती है? 1600 होती है। तो जंतुओं में सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या है वह किस में देखी जाती है? ओलोकैंथा में देखी जाती है, जिनमें संख्या कितनी होती है? 1600 होती है, ये हमें ध्यान रखना है। पादपों के अंदर सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या होती है वह किस में देखी जाती है? ओफियोग्लोसम में देखी जाती है। पादप नहीं देख रहे हम, केवल जंतुओं का हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से ओलोकैंथा में 1600 इनकी संख्या होती है। मनुष्य के अंदर बात करें तो कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो मनुष्य के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले की क्लास में हमने देखा था। मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 23 जोड़ी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वह नर और मादा दोनों में समान होते हैं। नर एवं मादा में कैसे होते हैं? नर एवं मादा में समान होते हैं। नर व मादा में समान होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यानी 22 क्रोमोजोम्स होते हैं, 22 जोड़ी क्रोमोजोम होंगे, वो नर में भी ऐसे ही होंगे और मादा में भी समान प्रकार के। यानी कुल संख्या कितनी? 44 गुणसूत्र होते हैं। वे कैसे होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑटोजोम या जिसे हम क्या कहेंगे? अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वे नर एवं मादा में समान होते हैं। यानी कुल 44 गुणसूत्र होंगे वे नर और मादा दोनों में समान होते हैं, जिन्हें हम अलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र या जिसे हम दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। ये लिंग निर्धारण का कार्य नहीं करते हैं। जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी गुणसूत्र होंगे वे लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। इस कारण से इसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जिसे हम लिंग गुणसूत्र या इसे हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना, एलोसोम्स कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र या एलोसोम्स कहा जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। तो इस प्रकार से सेक्स क्रोमोजोम या एलोसोम्स की संख्या होती है वह होती है एक जोड़ी होती है, जो कि नर और मादा में भिन्न प्रकार के होते हैं। नर में 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्स और एक वाई, बड़े आकार का वाई और छोटे आकार का एस। तो इस प्रकार से 2 गुणसूत्र होंगे। जबकि मादा में दोनों
और जो गुणसूत्र होंगे वे किस प्रकार के होंगे, तो आपको ध्यान रखना है दोनों गुणसूत्र होते हैं वे XX होते हैं। अर्थात मनुष्य के नर के अंदर 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होंगे, एक X होगा और एक Y होगा। इस प्रकार से कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मादा के अंदर 44 होते हैं, वे ऑटोसोम्स होते हैं, समान होंगे, और ये 2 X होते हैं। इस प्रकार से कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता होने के कारण से विभिन्न प्रकार के विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकृतियां कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखते हैं कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों में समान प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है या ऑटोसोम्स कहा जाता है या दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वे नर और मादा में भिन्न होते हैं, यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। इस कारण से इन्हें लिंग गुणसूत्र या एलोसोम्स कहा जाता है। मनुष्य में नर में 2 प्रकार के 23 जोड़ी गुणसूत्र X और Y होते हैं। तो इस प्रकार से 44 ऑटोसोम्स और एक X और एक Y कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। जबकि मादा में दोनों X गुणसूत्र होंगे, 44 + XX। तो इस प्रकार से यह हमें ध्यान रखना है कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि गुणसूत्रों की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन से जो विकृतियां उत्पन्न होती है उन विकृतियों को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकृतियां कहा जाता है। और गुणसूत्रीय विकृतियां हैं उसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वहाँ हम देखेंगे कि गुणसूत्र विकृतियां कौन कौन सी होती हैं, उस बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से इस कक्षा में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्र होते हैं, वे सभी जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे उन सभी गुणसूत्रों को आकारिकी के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। और आकारिकी के आधार पर व्यवस्थित करने को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र प्रारूप कहा जाता है। एक सवाल पूछा जा सकता है, गुणसूत्र प्रारूप किसे कहा जाता है, तो आप क्या ध्यान दीजिए, गुणसूत्र प्रारूप या जिसे हम कैरियोटाइप कहा जाता है। और गुणसूत्र प्रारूप या कैरियोटाइप किसे कहते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मनुष्य के सभी गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्रों को आकार के आधार पर निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम गुणसूत्र प्रारूप या कैरियोटाइप कहा जाता है। और गुणसूत्र प्रारूप का आरेखीय निरूपण, आरेखीय रूप में निरूपण करना, आरेखीय निरूपण क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है आरेखीय निरूपण होगा उसे हम इडियोटाइप कहते हैं, इडियोटाइप कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इडियोटाइप या आप ध्यान दीजिए कैरियोग्राफ किससे कहा जाता है। तो इस प्रकार से कैरियोग्राफ या इडियोटाइप किसे कहते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मनुष्य के 23 जोड़ी गुणसूत्रों के आकारिक के आधार व्यवस्थित करके उनका आरेखीय निरूपण करना क्या कहलाता है, इडियोटाइप कहलाता है। तो ये 2 वर्ड आपके पूछे जा सकते हैं, कैरियोटाइप किसे कहते हैं और इडियोटाइप किसे कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों की विकृतियों के बारे में। थैंक यू।